Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shikshaalliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is डिस्क फुटेड बैट। तो हम सबसे पहले जानेंगे डिस्क फुटेड बैट के बारे में। मेघालय has yielded India's first bamboo dwelling bat with sticky disc। मेघालय ने इल्ड किया इंडिया का पहला बम्बू ड्वेलिंग बैट जिसके स्टिकी डिस्क है। तो किस स्टेट ने इल्ड किया डिस्क फुटेड बैट को, डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो मेघालय ने। द डिस्क फुटेड बैट यूडिस्कोप डेंटिकुलस वाज रिकॉर्डेड इन मेघालय लैलाड एरिया नियर दी नोंगकेंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अबाउट 1000 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इस नियरेस्ट नॉन हैबिटेट इन म्यांमार। जो डिस्क फुटेड बैट है जिसको कि हम यूडिस्कोपस डेंटिकुलस के भी नाम से जानते हैं, ये इसका साइंटिफिक नाम है। इसको रिकॉर्ड किया गया है मेघालय के लैलाड एरिया से जो कि नियर है नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, जो कि 1000 किलोमीटर वेस्ट में है, नियरेस्ट नॉन हैबिटेट इन म्यांमार से। The disc-footed bat has raised in Meghalaya bat count to 66, the most for any state in India. It has also helped add a genus and a species to the bat found in India. जो डिस्क फुटेड बैट है इसने रेज कर दिया है मेघालय के बैट काउंट को 66 कर दिया है। यानी मेघालय में जो बैट के स्पीसीज पाए जाते हैं उसका नंबर अब 66 हो चुका है, जो सबसे अधिक है किसी भी स्टेट के लिए भारत के। सबसे ज्यादा बैट के स्पीसीज किस स्टेट में पाए जाते हैं, अगर ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो मेघालय होगा। इसने मदद किया है ऐड करने में एक जेनस और स्पीसीज को बैट का जो कि पाया जाता है इंडिया पे। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इसका लिस्ट कॉन्सन है। डिस्क फुटेज बैट का IUCN स्टेटस पूछा जाए तो ये लिस्ट कॉन्सन है। नंबर ऑफ बैट स्पीसीज इन इंडिया, द डिस्क फुटेज बैट हैज रेज मेघालय बैट काउंट टू 66, द मोस्ट फॉर एनी स्टेट इन इंडिया। जो नंबर ऑफ बैट स्पीसीज है जो कि पाए जाते हैं इंडिया पे, डिस्क फुटेड बैट जो है उसने रेज कर दिया है मेघालय का बैट काउंट को 66 तक, जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी स्टेट के लिए भारत में। इट हैज ऑल्सो हेल्प एड द जीनस एंड स्पीसीज टू द बैट फौना ऑफ इंडिया। इंडिया हैज ए टोटल ऑफ 130 बैट स्पीसीज। इसने मदद किया है ऐड करने में एक जीनस और स्पीसीज को बैट फौना का भारत में। इस कारण इंडिया का जो टोटल स्पीसीज है बैट का वो 130 हो चुका है। ये आप देख सकते हैं डिस्क फुटेड बैट स्पीसीज को जो कि पाया गया है आपके मेघालय से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरोपियन यूनियन काउंसिल अप्रूव कंक्लूजन ऑन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। जो यूरोपियन यूनियन का काउंसिल है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कंक्लूजन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लेकर। हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। The Council of the European Union has approved conclusion on a European Union strategy by cooperation in the Indo-Pacific to reinforce its strategic focus, presence and action with the aim to contribute to regional stability, security, prosperity and sustainable development at a time of rising challenges and tension in the region. जो काउंसिल है यूरोपियन यूनियन का उन्होंने अप्रूव कर दिया है कंक्लूजन ऑन ए यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजी के ऊपर जो कि कॉपरेट करेगा इंडो पैसिफिक पे, ताकि रिइंफोर्स किया जा सके इसके स्ट्रेटेजिक फोकस को, प्रेजेंस को, एक्शन को। इसका एम है कंट्रीब्यूट करना रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, वैसे समय पे जब राइजिंग चैलेंजेस और टेंशन जो है इस रीजन पे ग्रो कर रहा है। द रिन्यूड EU कमिटमेंट टू द इंडो पैसिफिक विल, जो रिन्यूड यूरोपियन यूनियन कमिटमेंट है इंडो पैसिफिक विल के लिए, हम इसको समझेंगे। इट विल हैव ए लॉन्ग टर्म फोकस एंड विल बी बेस्ड ऑन अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। ये जो है एक लॉन्ग टर्म फोकस है जो कि बेस्ड है अपहोल्ड करने के लिए डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट को, रूल ऑफ लॉ को, और रेस्पेक्ट करता है ये इंटरनेशनल लॉ को। इट एम इज टू प्रमोट इफेक्टिव रूल बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म। इसका मकसद है प्रमोट करना एक इफेक्टिव रूल बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म को। वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इकोनॉमिक एंड ह्यूमन इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक एंड वर्क टुवर्ड इंश्योरिंग एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी। ये वर्क कर रहा है एक साथ ताकि मिटिगेट किया जा सके इकोनॉमिक और ह्यूमन इफेक्ट को कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो क्रिएट हुआ है, और ये एक साथ काम इसलिए भी कर रहा है ताकि इंश्योर कर सके एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी को। जरूरत क्यों पड़ा? तो करंट डायनेमिक इन द इंडो पैसिफिक हैव गिव राइज टू इंटेंस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन एडिंग टू इंक्रीज टेंशन ऑन ट्रेड एंड सप्लाई चेन as well as technological, political and security areas. Human rights are also being challenged. This development increasingly threaten the stability and security of the region and beyond, directly impacting on the European Union interest. जो करंट डायनेमिक है इंडो पैसिफिक का, इसके कारण राइज हुआ है इंटेंस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का, जिसने फर्दर एडिशन कर दिया है, टेंशन को बढ़ा दिया है ट्रेड और सप्लाई चेन के लिए भी, साथ साथ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एरियाज के लिए भी टेंशन क्रिएट हो गया है। ह्यूमन राइट जो है उसको चैलेंज किया हो रहा है यहाँ पे। ये जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीजिंगली थ्रेटन कर रहा है स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, इस रीजन का और इसके बियॉन्ड का, डायरेक्टली जो इम्पैक्ट करता है यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट को। इंडो पैसिफिक, द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक एज ए सिंगल स्ट्रेटेजिक स्पेस इज एन आउटग्रोथ ऑफ चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशियन रीजन।
It signified the interconnectedness of the India and Pacific Ocean, the importance of the ocean to security and commerce. जो आइडिया है इंडो पैसिफिक का एक सिंगल स्ट्रेटेजिक स्पेस के तौर पे ये आउटग्रोथ हुआ है चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के कारण इंडियन ओशियन रीजन पे। ये सिग्निफाइड कर रहा है जो इंटरकनेक्टेडनेस है इंडियन और पैसिफिक ओशियन का, जो इंपॉर्टेंट ओशियन है सिक्योरिटी और कॉमर्स के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है इंडो पैसिफिक रीजन का। मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी, ये जो रीजन है मदद करता है रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। स्ट्रॉन्ग टाइज विथ यूएस आर सीन एज ए वाइटल टूल फॉर इनहेंसिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक पोस्टर फॉर द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो स्ट्रॉन्ग टाइज है यूएस के साथ उसको देखा जा रहा है एक वाइटल टूल के तौर पे जो इनहेंस कर रहा है इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोस्टर को, और जो लॉन्ग टर्म विजन है ये नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया का उसको भी सहायता करेगा। China increasingly active present in the Indian Ocean region as well as its effort to expand geopolitical reach in Asia and beyond by the use of trade and military। जो चाइना का इंक्रीजिंगली एक्टिव प्रेजेंस है इंडियन ओशियन रीजन पे, साथ साथ जो उसका एफर्ट है एक्सपेंड करने के लिए जियोपॉलिटिकल रिच को एशिया और उसके बियॉन्ड पे, जो कि यूज हो रहा है ट्रेड और मिलिट्री के लिए। For adhering to freedom of navigation, adherence to rules-based order and stable trade environment। एडर कराने के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को और एडरेंस करने के लिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर और स्टेबल ट्रेड एनवायरमेंट के लिए भी आवश्यक है। फॉर फ्री सी एंड एयर लेंस कनेक्टिविटी एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स, फ्री सी और एयर लेंस हो, कनेक्टिविटी हो और अपहोल्ड किया जाए इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स को, इसके लिए भी इसकी आवश्यकता है। रोल्स एंड इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जो रोल और इम्प्लीकेशन है इंडिया का इंडो पैसिफिक रीजन पे। The Indo-Pacific, as described in the National Security Strategy, represent the most populous and economically dynamic part of the world and stretch from the west coast of India to the western shore of United States। जो इंडो पैसिफिक जिसको कि डिस्क्राइब किया गया है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के तौर पे भी, ये रिप्रेजेंट करता है सबसे ज्यादा पॉपुलस और इकोनॉमिकली डायनेमिक पार्ट को वर्ल्ड का, जो कि स्ट्रेस करता है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से वेस्टर्न शोर तक यूनाइटेड स्टेट का। India has always been a country with great national ambition and is one of the most important advocate of the concept of Indo-Pacific strategy। इंडिया जो है वो हमेशा से वैसा कंट्री रहा है जिसका ग्रेट नेशनल एम्बिशन है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवोकेट भी कर रहा है जो कॉन्सेप्ट है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का, यानी इंडिया इसको सपोर्ट भी कर रहा है। With opening of economy, India has been connecting with the Indian Ocean neighbor and major maritime power of the world। जो ओपनिंग हुआ है इकोनॉमी का, इससे क्या है इंडिया जो है कनेक्ट कर रहा है इंडियन ओशियन नेबर कंट्रीज के साथ, और ये एक मेजर मैरीटाइम पावर भी प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा मार्स हेलीकॉप्टर मेक्स फर्स्ट फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट। जो नासा का मार्स हेलीकॉप्टर है इसने पहला फ्लाइट किया है अनदर प्लैनेट के लिए, तो हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। रिसेंटली नासा सक्सेसफुली फ्ली टाइनी हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ऑन मार्स, द फर्स्ट पावर फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट। अभी हाल ही में नासा ने सक्सेसफुली फ्ली किया अपना टाइनी हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी को मार्स में, जो कि पहला पावर फ्लाइट है किसी भी दूसरे प्लैनेट का। Ingenuity goal is to demonstrate its technology work and it won't contribute to perseverance science goal। इंजेन्युइटी का गोल है डेमोन्स्ट्रेट करना है इसके टेक्नोलॉजी के वर्क को, और ये नहीं कंट्रीब्यूट करेगा प्रिजर्वेरेंस के साइंस के गोल पे। तो हम समझेंगे प्रिजर्वेरेंस है क्या क्या इसके बारे में डिटेल्स में। प्रिजर्वेरेंस इट वाज लॉन्च ऑन जुलाई ऑफ 2020। जो प्रिजर्वेरेंस मिशन था इसको लॉन्च किया गया था जुलाई में 2020 पे। अ की ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिजर्वेरेंस मिशन ऑन मार्स इज एस्ट्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग द सर्च फॉर साइन ऑफ एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ। जो मेन ऑब्जेक्टिव था प्रिजर्वेरेंस मिशन का मार्स के ऊपर वो एस्ट्रोबायोलॉजी था, जिसमें सर्च करना था साइन ऑफ एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के ऊपर। द रोवर विल कैरेक्टराइज द प्लैनेट जियोलॉजी एंड पास्ट क्लाइमेट, pave the way for human exploration of the red planet and the first mission to collect and catch Martian rock and regolith broken rock and dust। ये जो रोवर है इसको कैरेक्टराइज किया गया है प्लैनेट के जियोलॉजी और पास्ट क्लाइमेट के ऊपर। ये पेव करता है एक वे को ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए रेड प्लैनेट का, और ये पहला मिशन है जो कलेक्ट कर रहा है और कैच कर रहा है मार्शियन रॉक और रेगोलिथ को। प्रिजर्वेरेंस इज फ्यूल्ड बाय इलेक्ट्रिकल पावर बाय यूजिंग हीट ऑफ प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव डिके। जो प्रिजर्वेरेंस है उसको फ्यूल्ड किया गया है इलेक्ट्रिकल पावर की मदद से, जो कि यूज कर रहा है हीट ऑफ प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव डिके का। Perseverance will carry a unique instrument, MOXIE or Mars Oxygen Issue Experiment, which for the first time will manufacture molecular oxygen on Mars using carbon dioxide from carbon dioxide rich atmosphere। जो प्रिजर्वेरेंस है वो अपने साथ कैरी किया एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट को MOXIE, जो कि मार्स ऑक्सीजन इशू एक्सपेरिमेंट है, जो कि पहली बार अपने साथ मैन्युफैक्चर करेगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को मार्स के ऊपर यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड विथ एटमॉस्फेयर से। इसरो का मतलब है यहाँ पे इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या यूज करना लोकल रिसोर्सेज का, ताकि पूरा किया जा सके ह्यूमन नीड्स या रिक्वायरमेंट को स्पेसक्राफ्ट में। ये आप देख सकते हैं वो जो मिशन था।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड जर्मनी साइन एग्रीमेंट ऑन सिटी कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीटाइम इन्वायरमेंट। पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया और जर्मनी ने साइन किया एक एग्रीमेंट को, सिटीज जो कॉम्बैट करेंगे प्लास्टिक जो इंटर कर रहा है मैरीटाइम इन्वायरमेंट में, उसके लिए इंडिया एंड जर्मनी हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन टाइटल सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीटाइम इन्वायरमेंट एट ए वर्चुअल सेरेमनी। इंडिया और जर्मनी ने अभी हाल ही में साइन किया एक एग्रीमेंट को टेक्निकल कॉपरेशन के लिए, जिसका टाइटल है सिटी कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीटाइम इन्वायरमेंट को एक वर्चुअल सेरेमनी पे। जो की फैक्ट है इससे रिलेटेड हम उसको समझेंगे। This project is envisaged under the contours of the joint declaration of intent regarding cooperation in the field of prevention of maritime litter signed between Republic of India and Federal Republic of Germany in 2019। ये जो प्रोजेक्ट है इसको इन्फाइसेक किया गया कॉन्ट्रस ऑफ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट के ध्यान में रखते हुए, जो रिगार्डिंग था कॉपरेशन किया जाएगा फील्ड पे प्रिवेंशन ऑफ मैरीटाइम लिटर के लिए, जिसको कि साइन किया गया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के द्वारा 2019 में, उसको ध्यान में रख के किया गया है। The project aimed at enhancing practices to prevent plastic entering the maritime environment will be undertaken at the national level at MoUA, select state and UT, Uttar Pradesh, Kerala, Andaman Nicobar Island and in city of Kanpur, Kochi, Port Blair for a period of 3.5 years। जो प्रोजेक्ट है इसका एम्ड है कि इनहेंस किया जाए प्रैक्टिस को ताकि रोका जा सके प्लास्टिक जो इंटर कर रहा है मैरीटाइम इन्वायरमेंट में, और इसको किया जा रहा है नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। जो सिलेक्टेड स्टेट और यूटी है तो वो कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश, केरला और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सिलेक्ट किया गया है, और जो सिटीज है कानपुर, कोची, पोर्ट ब्लेयर को फॉर अ पीरियड ऑफ 3.5 years के लिए। The project outcomes are completely in line with the objective of Swachh Bharat Mission-Urban, focusing on sustainable solid waste management। ये जो प्रोजेक्ट का आउटकम्स है ये कम्प्लीटली लाइन है जो ऑब्जेक्टिव है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का, ये फोकस कर रहा है सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। इफेक्ट ऑफ मैराइन लीटर, क्या इफेक्ट पड़ता है मैराइन लीटर का? तो मैराइन लीटर थ्रेटन्स इकोसिस्टम एंड एडवर्सली अफेक्ट फिशरी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री अराउंड द ग्लोब। जो मैराइन लीटर है वो थ्रेटन करता है इकोसिस्टम को और एडवर्सली अफेक्ट करता है फिशरी को, टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरे ग्लोब में। It affects public health with increased concern about microplastic and risk of particles entering the food chain। ये अफेक्ट करता है पब्लिक के हेल्थ को भी, इंक्रीजिंग कॉन्सर्न की बढ़ा रहा है माइक्रोप्लास्टिक को लेके, और जो रिस्क है पार्टिकल्स का जो इंटर करा फूड चेन का, क्योंकि वो अगर फूड चेन में इंटर होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा ही। It is estimated that 15 to 20% of all plastic are entering ocean via riverine ecosystem, of which 90% are contributed by 10 of the world's most polluting river। Two of these river system are located in India, namely गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये एस्टिमेट किया गया है कि जो 15 से 20% सारा प्लास्टिक जो इंटर कर रहा है ओशियन पे रिवराइन इकोसिस्टम के माध्यम से, जिसमें 90% जो है वो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है सिर्फ 10 वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटिंग रिवर्स के द्वारा। उसमें से जो 2 रिवर है वो लोकेटेड है इंडिया पे, नेमली गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप समझ सकते हैं इसका कितना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैवल बबल। तो हम जानेंगे ट्रैवल बबल के बारे में। क्रिएटिंग अ ट्रैवल बबल इन्वॉल्व्स रिकनेक्टिंग कंट्री और स्टेट दैट हैव शोन अ गुड लेवल ऑफ सक्सेस इन कंटेनिंग द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक डोमेस्टिकली। क्रिएट करना एक ट्रैवल बबल, ये इन्वॉल्व करता है रिकनेक्ट करना वैसे कंट्रीज और स्टेट को जिन्होंने शोन किया है गुड लेवल ऑफ सक्सेस कंटेन करने में नोवल कोरोना वायरस के पेंडेमिक को डोमेस्टिकली। Such a bubble would allow the members of the group to rekindle trade ties with each other and kick-start sectors such as travel and tourism। और ये जो बबल है वो अलो करेगा मेंबर्स को ग्रुप के को रिकंडल कर सकता है, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड टाइज को एक दूसरे के साथ, और किक स्टार्ट कर सकते हैं सेक्टर को, जैसे कि ट्रेवल हो गया, टूरिज्म हो गया। न्यूज में क्यों आया है? तो श्रीलंका डिसाइडेड टू पोस्टपोन लॉन्चिंग द प्रपोज्ड ट्रैवल बबल विद इंडिया इन द वेक ऑफ रिसेंट सर्ज इन कोविड-19 केसेस इन इंडिया। श्रीलंका ने डिसाइड किया कि वो पोस्टपोन करेगा लॉन्चिंग जो प्रपोज ट्रैवल बबल था इंडिया के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए जो रिसेंट सर्ज हुआ है कोविड-19 केसेस का इंडिया में। सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल, क्या सिग्निफिकेंस और पोटेंशियल है ट्रैवल बबल का? Potential travel bubble amongst better performing countries around the world would account for around 35% of global GDP। Such arrangements are especially being favored by smaller countries who are likely to benefit after being able to trade again with larger partner। जो potential travel bubble है among better performing countries के around the world पे वो होल्ड करता है 35% ग्लोबल जीडीपी का, और ऐसा अरेंजमेंट जो है स्पेशली फेवर किया जाता है स्मॉल कंट्रीज के द्वारा जो कि बेनिफिट होंगे अगर वो ट्रेड करते हैं लार्जर पार्टनर के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एग्रीकल्चर ट्रेड ग्रोथ ड्यूरिंग 2020-21। पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो इंडिया का एग्रीकल्चर ट्रेड में ग्रो हुआ है 2020-21 में, हम उसको कंसीडर करेंगे। इंडिया has consistently maintained trade surplus in the agriculture product over the year। इंडिया ने कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखा हुआ है ट्रेड सरप्लस को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ओवर द ईयर्स।
The export of agri and allied commodities during April 2020 to February 2021 were rupees 2.74 lakh crore as compared to rupees 2.31 crore in the same period last year, indicating an increase of 18.49%. जो एक्सपोर्ट है एग्री और अलाइड कमोडिटीज का अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान वो रुपीज 2.74 लाख करोड़ था। अगर हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस टेन्योर से तो प्रीवियस 2.31 लाख करोड़ था सेम पीरियड में लास्ट ईयर के। ये इंडिकेट कर रहा है कि इंक्रीज हुआ है 18.49% का। The import of agri and allied commodities during April 2020 to February 2021 were rupees 1.4 lakh crore as compared to 1.37 lakh crore in the same period last year, witnessing a slight increase of 2.93%. और जो इंपोर्ट है एग्री और अलाइड कमोडिटीज का सेम पीरियड में वो 1.41 लाख करोड़ है। अगर हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो 1.37 लाख करोड़ से ये इंक्रीज किया है। स्लाइट इंक्रीज हमारा इंपोर्ट में भी हुआ है 2.93% का। कमोडिटीज दैट पोस्टेड पॉजिटिव ग्रोथ, वैसे कमोडिटीज जिसने पोस्ट किया है पॉजिटिव ग्रोथ को, इंडिया हैड विटनेस ए ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ 727% फॉर वेट एक्सपोर्ट। इंडिया ने विटनेस किया ट्रिमेंडस ग्रोथ हुआ है 727% का वेट के एक्सपोर्ट में ऑन स्पेसिफिक डिमांड फ्रॉम कंट्रीज। NAFED has exported 50,000 empty megaton weight up to Afghanistan and 40,000 million ton weight to Lebanon under G2G arrangement. एक स्पेसिफिक डिमांड के कारण कंट्रीज का नाफेड ने एक्सपोर्ट किया था 50,000 मेट्रिक टन वेट का अफगानिस्तान को और 40,000 मेट्रिक टन वेट का लेबनान को अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट के। कंट्री हैज विटनेस सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ 132% इन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस। कंट्री ने विटनेस किया है सिग्निफिकेंट ग्रोथ 132% तक एक्सपोर्ट का नॉन बासमती राइस का भी। Export of non-basmati rice has gone up from 13,030 crores in 2019-20 to 30,277 crore in 2020-21। जो एक्सपोर्ट था नॉन बासमती राइस का वो भी काफी ज्यादा ग्रो किया है। 13,030 करोड़ था 2019 से 20 के समय पे और वो बढ़ के 30,287 करोड़ हो गया 2020-21 के टेन्यूर में। दिस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ मल्टीपल फैक्टर, मेनली बीइंग इंडिया कैप्चरिंग न्यू मार्केट नेमली टाइमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनिया, ब्राजील, चिली एंड पोर्टो रिको। ये जो इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट में मल्टीपल फैक्टर के कारण हुआ है क्योंकि इंडिया जो है वो अब कैप्चर करा नए मार्केट को भी जिसमें टाइमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनिया, ब्राजील, चिली, पोर्टो रिको आते हैं। एक्सपोर्ट वेयर ऑल्सो मेड टू टोगो, सेनेगल, मलेशिया, मडागास्कर, इराक, बांग्लादेश, मोजाम्बिक, वियतनाम, तांजानिया, रेप एंड मडागास्कर। जो एक्सपोर्ट है वो किया जा रहा है टोगो, सेनेगल, मलेशिया, मडागास्कर, इराक, बांग्लादेश, मोजाम्बिक, वियतनाम, तंजानिया रिपब्लिक और मडागास्कर को भी। इंडिया ऑल्सो एनहांस एक्सपोर्ट ऑफ सोया मिल्स बाय 132%। सोया मिल हैज गॉन अप फ्रॉम rupees 3,087 crore in 2019-20 to rupees 7,224 crore in 2020-21। और इंडिया ने इनहेंस किया है एक्सपोर्ट सोया मिल्स का भी। सोया मिल्स में 132% का ग्रोथ हुआ है। सोया मिल जो है पहले रुपीज 3,087 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया था 2019-20 के टेन्यूर पे और इस बार 2020-21 के टेन्यूर पे वो बढ़ के 7,224 करोड़ का हुआ, मतलब इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दीज आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।